हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। ओके, एंड अगर आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 देखना हो या फिर प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देखना हो तो आप लोग कोर एकेडमी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर देखो, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, चलिए तो देखो, हमने लास्ट क्लास में मीन्स लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करा के केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराई जाती है। ठीक है, तो उसको एक बार डायग्राम भी तो समझो। तो हम एक कंटेनर लेते हैं जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। उसमें फिलअप किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ओके, तो लेट्स सपोज इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट है A+ आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट है B- आयन। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में खूब सारे A+ आयन और खूब सारे B- आयन प्रेजेंट है। फिलहाल हम एक A+ और एक B- आयन शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर देखो, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कराई जाती है कंडक्टिंग रॉड। तो ये है कंडक्टिंग रॉड और एक कंडक्टिंग रॉड इस तरह। ओके, फिर हम इन कंडक्टिंग रॉड को एक्सटर्नल वायरिंग के थ्रू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स मींस बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स, दैट इज बैटरी। और बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर है अगर? और लेट्स सपोज यहां पर स्विच है, वो फिलहाल ऑन नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है फिलहाल। तो जब तक ये बैटरी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगी तब तक इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में B- आयन और A+ आयन इधर उधर रैंडमली कहीं भी मूव करते रहेंगे। क्लियर है अगर? चलिए फिर देखो, जब हम एक्सटर्नल बैटरी के स्विच को ऑन कर देंगे, मीन्स जैसे ही हमने इन इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाएंगी? चार्ज हो जाएंगे। जैसे कि ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो जैसे ही इन इलेक्ट्रोड पे चार्ज आएगा वैसे ही ये जो आयंस हैं वो आयंस इन इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होने लगेंगे। ठीक है, तो देखो ऑब्वियस बात है, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन सा आयन जाएगा? नेगेटिव आयन जाएगा। तो ये नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाके डिस्चार्ज होता है थ्रू ऑक्सीडेशन। तो यहां पर होता है ऑक्सीडेशन, मींस ये नेगेटिव आयन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे इस पर, इस इलेक्ट्रोड पर, मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। ओके, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं एनोड। ठीक है, चलिए फिर देखो, इस इलेक्ट्रोड पर आया हुआ है नेगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट जो कैटायंस हैं वो कैटायंस इस इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होंगे थ्रू रिडक्शन, मींस कैटायन का इस इलेक्ट्रोड पर होगा रिडक्शन। और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोड कहलाती है कैथोड। क्लियर है सभी को? और ये ओवरऑल प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है? एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं कि हमने एक
इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो जब ये एक्सटर्नल बैटरी इलेक्ट्रोड से डायरेक्टली कनेक्ट होगी तो बैटरी से इनिशियली चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होगा मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए इस तरफ और वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर आए और इलेक्ट्रॉन रॉड पर आने के बाद इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कैटायंस के द्वारा गेन किए गए। फिर उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो नेगेटिव आयन है वो नेगेटिव आयन इस इलेक्ट्रोड में जाकर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन फर्दर फिर एक्सटर्नल बैटरी से फ्लो होंगे। मींस एक्सटर्नल वायर के थ्रू फिर एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू फ्लो होंगे। तो ये होगी कंप्लीट सर्किट। तो इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो है, एनोड से कैथोड की तरफ। क्लियर है सभी को? तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट। ओके, तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और ऑक्सीडेशन होगा मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स सपोज बी माइनस आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, बी माइनस आयन एनोड में जाके डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, फिर देखो कैथोड पर कैटायन रिड्यूस होते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये कैटायन इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस होंगे और बन जाएगा ए। तो यहां पर क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोड पर कैटायन डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से अपोजिटली चार्ज आयंस अपनी अपनी इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस को सिंपली बोल सकते हैं कि हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं जिससे सॉल्यूशन में रिएक्शन प्रोसीड होती है। और वो रिएक्शन क्या होती है, तो एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोड पर होती है रिडक्शन रिएक्शन। और ये ओवरऑल प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, चलिए ये था इलेक्ट्रोलिसिस का एक क्विक रिवीजन। तो जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है उसको एक बार नोट कर लो, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, Hello friends, we all are aware about the online teaching this time. It is a very appropriate measure, but there are some protesters too. Criticism can be easily judged, but in case of Core Academy, they provide us with a feature of learning at home. Here, we don't have to struggle too much of finding our videos, just we have to enter the subject and the class and we get the videos. So we can watch our video lectures anytime we want. Moreover, they also provide us with the feature of submitting doubts, where the doubts are answered in just few minutes. So for these reasons, I found this learning at home feature to be very beneficial. हेलो फ्रेंड्स, अभी कोविड-19 के कारण हमारी पढ़ाई बहुत इफेक्ट हुई है, ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कोर अकेडमी के लर्न एट होम फीचर से हमारी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एट द ईज ऑफ आवर होम हम घर बैठे वीडियोस देख सकते हैं और इससे स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। और साथ ही ये सभी वीडियो लेक्चर्स हमें सिस्टमैटिक वे में मिलते हैं, जिससे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढने में हमें परेशानी नहीं आएगी। So, I strongly recommend you to try this feature of Core Academy and I guarantee कि आपको ये ऑनलाइन स्टडी भी ऑफलाइन स्टडी जैसी ही लगेगी।
ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की वो ये थी कि मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। मैं अपने टीचर से डाउट नहीं पूछ पा रहा था, उनके स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप नहीं कर पा रहा था। तो जब लर्न एट होम पर हम लोग एडमिशन लिया तो उसमें एक फीचर मिला कि अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसकी फोटो खींचकर वेबसाइट पर अपलोड कर दें, और टीचर जनरली 1 घंटे के अंदर ही उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन वापस अपलोड कर देता है वेबसाइट पे, जिससे हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि योर दिस एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड बाय योर एजुकेटर। तो अब डाउट्स की कोई प्रॉब्लम बची नहीं है जो मेजर प्रॉब्लम थी, तो मुझे ऑनलाइन पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी ऑनलाइन टीचिंग का दौर चल रहा है, जिसके चलते हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कभी हमें रिप्लाई बहुत लेट मिलता है, कभी हमें रिप्लाई ही नहीं मिलता है, और कभी कभी हमें डाउट टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन कोर एकेडमी के लर्न एट होम प्लेटफॉर्म पर मेरे डाउट्स बहुत ही ईजिली क्लियर हो जा रहे हैं। इसके लिए मुझे अपने डाउट का फोटो कोर एकेडमी की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ता है, जो कि हमारे टीचर्स विद इन फ्यू मिनट्स उसका रिप्लाई कर देते हैं और हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है। हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी स्टडीज़ अभी ऑनलाइन चल रही हैं। तो ऑनलाइन स्टडीज़ में मैंने तो सबसे ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम फेस किया, जिसके कारण कभी ऑडियो तो कभी वीडियो क्लियर नहीं होती, जिसके कारण मैं अपने अच्छे नोट्स नहीं बना पाता था। तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है कोर एकेडमी का लर्न एट होम प्लेटफॉर्म, जिसमें मुझे मेरे टीचर्स के अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलते हैं, और मैं इन वीडियोज़ को अपने स्टडी आवर्स में कभी भी देख सकता हूँ और वीडियो पॉज करके अच्छे नोट्स भी बना सकता हूँ। अब मुझे ऑनलाइन स्टडी में कोई भी परेशानी नहीं जा रही। ओके, अब देखो, लेट्स सपोज इस कंटेनर के अंदर कैटायंस प्रेजेंट है, Na+ आयन, और anion प्रेजेंट है, Cl- आयन। ओके, फिर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तब जाके ये आयंस अपनी अपनी इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होंगे। जैसे कि क्लोराइड आयन एनोड पे जाके डिस्चार्ज होगा और किस में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा। यहां पर एनोड पे रिएक्शन होगी, क्लोराइड आयन gets discharged to form chlorine gas and releasing 2 electron for 2 chloride ion। ओके, और ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो एनोड पर हमें मिली क्लोरीन गैस। सिमिलरली हमें कैथोड पे क्या मिलेगा, सोडियम मेटल मिलेगा बाय द रिडक्शन ऑफ Na+ आयन। तो कैथोड पर होगा सोडियम आयन का रिडक्शन और हमें मिलेगा सोडियम सॉलिड, और यहां पर क्लोरीन गैस मिलेगी। ठीक है, अब अगर हमें पता करना हो कि कैथोड पे कितना सोडियम जमा हुआ और एनोड पे कितनी क्लोरीन गैस रिलीज हुई, मीन्स इनकी अमाउंट पता करनी है, तो उसका पता कैसे लगाएंगे। अमाउंट मीन्स इसका कितना मास ऑब्टेन हुआ, इसके कितने मोल्स ऑब्टेन हुए, वैसे ही क्लोरीन गैस का कितना मास ऑब्टेन हुआ, क्लोरीन गैस का कितना मोल ऑब्टेन हुआ, क्लोरीन गैस का कितना वॉल्यूम ऑब्टेन हुआ। तो ये सब अगर हमें पता करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कितनी मिलती है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो देखो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है उसको समझते हैं। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको किसने इंट्रोड्यूस किया था, फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इस वजह से इनको फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, एंड फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉ हैं, तो एक है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद फिर सेकंड लॉ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है उसको समझते हैं।
एंड फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को सिंपली फैराडेज फर्स्ट लॉ कहते हैं। ओके, तो देखो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है उसको समझते हैं हम। तो देखो हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोलैटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो इलेक्ट्रोलैटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिस्चार्ज होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इस इलेक्ट्रोलैटिक टैंक के अंदर इलेक्ट्रोलैटिक सॉल्यूशन है जिसके कैटायन है Na+। ओके, तो Na+ कैटायन है, इस वजह से वो कौन सी इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होगा, तो वो डिस्चार्ज होगा कैथोड पे। ठीक है, एंड सोडियम आयन कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होता है और सोडियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लेकिन तब तो ये तब होगा जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तब होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये वायरिंग है। तो देखो कैथोड पे सोडियम जो हमें मिल रहा है वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो सोडियम की यहां पर इलेक्ट्रोड पे कितनी अमाउंट मिलेगी हमें, वो किस पे डिपेंड करेगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी पे सोडियम की कितनी अमाउंट हमें मिलेगी या फिर सोडियम की अमाउंट जो हमें यहां मिलने वाली है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी पे किस तरीके से डिपेंड करती है, वो हमें बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो देखो जब कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट होगा तो कैसे डिपॉजिट होगा, बाय द रिडक्शन ऑफ सोडियम आयन। तो सोडियम आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब जाके हमें सोडियम मिलेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आता है, वो आता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी से। तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तब वहां से चार्ज फ्लो होते हैं और वो चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्सटर्नल बैटरी से क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से सोडियम आयन रिड्यूस हो रहा है और सोडियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट मींस सोडियम की जो भी अमाउंट यहां पे मिलेगी वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्जेस है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड एट द इलेक्ट्रोड विल बी प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल चार्जेस। ठीक है, कि हम बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज फ्लो करा रहे हैं उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे जो सब्सटेंस हमें मिलेगा उसकी अमाउंट, और यही है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे बाहर से उतना ही सोडियम डिपॉजिट होता जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। देखो यहां पर हम स्पेसिफिकली जो अमाउंट की बात कर रहे हैं वो अमाउंट क्या है, ग्राम में। इट मीन्स हम मास की बात कर रहे हैं। ओके, तो हम यही बोल सकते हैं, और मास ऑफ सब्सटेंस obtained at electrode is proportional to the external या फिर proportional to the amount of charge flow through external electric source। ओके, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि इलेक्ट्रोलिसिस में हमें इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस की अमाउंट मिलती है या फिर सब्सटेंस का जो मास मिलता है वो मास
बाहर से इलेक्ट्रिसिटी जो हम पास करा रहे हैं उस इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो देखो तो उसको हटा देते हैं, ये जो डायग्राम बना है यहाँ पे mass in gram of substance is proportional to external charge flow। ये हो जाएगा शॉर्ट में फैराडेज फर्स्ट लॉ। और इसको सिंबॉलिक टर्म्स में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं अपन, तो मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस को हम लिखेंगे WG और चार्ज को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इतना नोट करो, उसके बाद फिर हम इसकी मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे और कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ओके चलिए, ओके नोट कर लिए। एक सेकेंड, यहाँ पे में स्पेलिंग मिस्टेक है, THROUGH। ओके, तो समझ गया यहाँ तक। एंड इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, देखो शॉर्ट में अभी हमने देखा कि सोडियम आयन था, उसमें जब इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब जाके हमें एक सोडियम मिला। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक सोडियम आयन है, उसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया और उस एक इलेक्ट्रॉन ने सोडियम आयन को डिस्चार्ज किया और सोडियम में कन्वर्ट किया, तो हमें एक सोडियम का एटम मिला और इस सोडियम एटम का जितना मास होगा उतना मास हमें मिलेगा। ठीक है, फिर हमें मान लो कि एक और इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी से मिला, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी से एक और इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे सोडियम आयन को डिस्चार्ज करेगा और बनाएगा दूसरा सोडियम एटम। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे सोडियम आयन को डिस्चार्ज करेगा, तो तीसरा सोडियम का एटम बनेगा। इट मींस लेट्स सपोज बाहर से टोटल 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, तो इट मींस 1 मोल Na+ आयन डिस्चार्ज होंगे और उससे हमें क्या मिलेगा, 1 मोल सोडियम मिलेगा। तो देखो हम बाहर से जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उतना चार्ज फ्लो कराएंगे तो हमें 1 मोल सोडियम मिलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है ना कि हमें जो बाहर सब्सटेंस मिल रहा है, 1 मोल सोडियम मींस 23 ग्राम सोडियम। ओके, तो सोडियम की 23 ग्राम जो हमें मिल रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सटर्नल चार्ज पे डिपेंड कर रही है। और एक्सटर्नल ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट से आ रहे हैं। ओके चलिए, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं अपन मैथमेटिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की फॉर्मूला वगैरह। अब पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक हो जाएगा ये। देखो अभी हमने डिस्कस किया WG दैट इज मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल चार्ज दैट इज Q, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है, तो यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है उसका सिंबल होता है कैपिटल Z। ये है आप लोगों के लिए न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, सॉरी यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो इक्वल का साइन लगेगा और ये होगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W ग्राम इक्वल टू Z इंटू Q। तो हियर Z is proportionality constant. Okay, and it is known as electrochemical इक्विवेलेंट। तो ये है Z का मतलब।
That is, Z is known as electrochemical equivalent of the substance which is obtained at the electrode. ठीक है, इसको लिख लेता हूं, electrochemical equivalent of the substance obtained at electrode. ओके, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है उसको समझते हैं. ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की, तो करंट का सिंबल क्या होता है? आई. और इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. ओके, that means I is equals to Q upon T, charge upon time, rate of flow of charge. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Q equals to I into T. ठीक है, अब देखो आगे समझते जाओ सारे कॉन्सेप्ट्स को. अगर हम एक एम्पियर की करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराएं तो चार्ज कितना होगा? क्यू कितना होगा? 1 into 1, दैट इज 1. और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. तो ये हो जाएगा चार्ज. ठीक है, फिर अगर हम इस पर्टिकुलर केस को इसमें अप्लाई करें, इस फॉर्मूले में अप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आएगा? Wg is equals to Z into 1. That means Wg equals to Z. तो यहां से आप लोग क्या मीनिंग निकालोगे इसका? तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस में 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराएं या फिर 1 कूलम का चार्ज बाहर से फ्लो कराएं, तो जो सब्सटेंस का जितना भी मास हमें मिलेगा वही मास उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा. समझ में आया? फिर से देखो, अगर हम बाहर से 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराएं या फिर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कराएं, तो सब्सटेंस का जितना भी मास मिलेगा हमें वही मास उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा. समझ गया था? तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार. इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट का मीनिंग और डेफिनेशन. तो हम लिखेंगे इट इज द mass of substance which is obtained at electrode on passing one ampere current for 1 second or charge of 1 coulomb through external electrical source is called its इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो डेफिनेशन वगैरह लिखनी आनी चाहिए आप लोगों को, ये सब स्कूल एग्जाम में काम आती है. ठीक है, चलिए, तो ये हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मीनिंग. अब इसको और भी फील करेंगे अपन, तो पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं. ओके, चलिए इतना नोट करो फटाफट. ओके, नोट कर लिए. अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को और भी समझेंगे, बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लो. और वो कॉन्सेप्ट क्या है?
तो देखो, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम भी साइन नहीं लगा रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मीन्स वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो ये है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में 1 मोल का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 ये हुआ 1 मोल की वैल्यू, इनटू फिर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। फिर जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, तो आप लोगों को एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू नियर अप्रॉक्स 96500 होगी। एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं आएगी, बट इसके आसपास आएगी। उसको हम सिंपली क्या लिखते हैं 96500 लिखते हैं, और ये दैट इज कूलम। तो ये हुआ नियर अप्रॉक्स चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ओके। तो देखो ये जो वैल्यू है 96500, ये वैल्यू कहलाती है फैराडेज कांस्टेंट। तो ये है फैराडेज कांस्टेंट 96500, ओके। तो हम 1F दैट मीन्स 1 फैराडे को बोल सकते हैं 96500 कूलम। समझ गए यहाँ तक। तो ये जो 1F है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर हो सके तो यहां तक कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96500 कूलम होता है, और वो किसके इक्वल होता है 1F के इक्वल होता है। तो अगर 1F लिखा हुआ है तो चार्ज कितना होगा 96500 कूलम, 2F लिखा हुआ है तो 2 इंटू 96500 कूलम, 3F लिखा हुआ है इट मींस 3 इंटू 96500 कूलम। यहां तक क्लियर सभी को। चलिए फिर देखो, हमने इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है सॉल्यूशन चैप्टर में। इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट बोल सकते हो। तो इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट को हम EW से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मींस जिस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट की बात की जा रही है उसका मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहां पे कुछ डिफरेंट तरीके से हम वैलेंसी फैक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पेसिफिकली वैलेंसी फैक्टर हम किस तरीके से समझते हैं, उसको समझते हैं। देखो Na+ से हमें अगर सोडियम ऑब्टेन करना है तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, देखना समझना है चीज कि सोडियम आयन से हमें सोडियम ऑब्टेन करना है तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा। ऑब्वियस सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा। तो इस सब्सटेंस के 1 मोल को ऑब्टेन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो जिस सब्सटेंस का हमें वैलेंसी फैक्टर बताना है तो उस सब्सटेंस का 1 मोल हमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से मिल रहा है, तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन ना, वही नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी फैक्टर कहलाती है। समझ गए यहां तक। तो यहां पर 1 मोल सोडियम को ऑब्टेन करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितने मोल 1, तो 1 क्या होगा सोडियम का वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू 1। यहां तक क्लियर सभी को। फिर देखो लेट्स सपोज हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर आयन दिया हुआ है और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। तो बताओ कॉपर के 1 मोल को ऑब्टेन करने के लिए
कितने मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो सोचो इस चीज को, तो ऑब्वियस सी बात है एक Cu2 प्लस एक Cu पे 2 प्लस चार्ज है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक Cu2 प्लस को न्यूट्रलाइज करेंगे तो हमें 1 Cu मिलेगा। तो 1 मोल Cu2 प्लस को न्यूट्रलाइज करने पर हमें 1 मोल Cu मिलेगा, और उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी हमने डिस्कस किया वैलेंसी वेक्टर मतलब जिस सब्सटेंस का वैलेंसी वेक्टर निकालना है उस सब्सटेंस की 1 मोल को ऑब्टेन करने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, या फिर कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है 1 मोल कॉपर ऑब्टेन करने के लिए। तो कितने मोल, 2 मोल, तो 2 उसकी वैलेंसी फैक्टर होगी, किसकी, कॉपर की। तो कॉपर का वैलेंसी फैक्टर होगा 2। क्लियर है तक? फिर और देखो, लेट्स सपोज एल्यूमिनियम आयन है। एल्यूमिनियम आयन की जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे हम तो हमें एल्यूमिनियम मिलेगा। फिर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मोल की लैंग्वेज में बोले तो 1 मोल एल्यूमिनियम ऑब्टेन करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट मींस कितने मोल, 3 मोल। तो वैलेंसी फैक्टर 3। ठीक है, फिर देखो अब हम कुछ नेगेटिव आयंस की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास क्लोराइड आयन है। तो क्लोराइड आयन में जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना पड़ेगा, और क्लोराइड आयन जब इलेक्ट्रोलाइज होता है तो हमें क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है। ठीक है, तो क्लोराइड आयन से क्लोरीन गैस कैसे मिलेगी, जब 2 क्लोराइड आयन से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो ये है इक्वेशन क्लोरीन को ऑब्टेन करने की थ्रू क्लोराइड आयन। ओके, तो यहाँ पर क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन गैस मिली। अब देखो फिर मोल कौन सा बनाएंगे, है ना, वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। अब हम वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं किसका है, तो इसका निकालते हैं जो सब्सटेंस हमें इलेक्ट्रोड पे मिलता है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोड पे सब्सटेंस क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। तो हम क्लोरीन Cl2 का वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो देखो जिस सब्सटेंस का हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना है उस सब्सटेंस के 1 मोल अमाउंट को ऑब्टेन करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो जब कैथोडिक रिएक्शन होगी तो उसमें देखेंगे कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं उस सब्सटेंस के 1 मोल को ऑब्टेन करने के लिए। और जब एनोडिक रिएक्शन होगी तो एनोडिक रिएक्शन में हम देखेंगे कि जिस सब्सटेंस का हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना है उस सब्सटेंस के 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके 1 मोल को ऑब्टेन करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो कितने मोल, 2 मोल। तो वैलेंसी फैक्टर 2। समझ में आया तक? चलिए फिर देखो, लेट्स सपोज हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होता है और उसके ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, हमने डिस्कस किया था, ऑक्सीजन गैस मिलती है और H+ मिलता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंसिंग के लिए यहां पर 2 का मल्टीप्लीकेशन। ओके, फिर जैसे कि इसको वैसे भी सकते हो आप लोग, OH OH और ये माइनस चार्ज और ये माइनस चार्ज। और हमें स्पेसिफिकली पता है कि ऑक्सीजन पे -2 हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2 हाइड्रोजन पे +1। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो +4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और 2 ऑक्सीजन से एक O2 मॉलिक्यूल, और कितने H+, 2 H+। खत्म। तो अगर इक्वेशन अगर आप लोगों को याद नहीं है तो ऐसे बना भी सकते हो आप लॉजिक लगाकर। ठीक है, तो ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब इसमें देखो कौन सा सब्सटेंस हमें मिल रहा है, इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ऑक्सीजन का 1 मोल चेक करो, 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में मिल रहा है। तो 1 मोल ऑक्सीजन हमें 4 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में मिल रहा है, सॉरी 4 मोल इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में मिल रहा है। इट मींस O2 का बैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 4 होगा। समझ गए? चलिए, तो ये था बैलेंसी फैक्टर का कॉन्सेप्ट। अब आगे देखो, तो पहले नोट कर लो आप लोग, इसका देखते हैं और भी सीखेंगे अपन। ओके, तो देखो आगे हमने डिस्कस किया, उसको रिवाइज कर लेते हैं। 1F मीन्स 96500 कूलम। ओके, एंड इक्विवेलेंट वेट
और इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब देखो लेट्स सपोज हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम आयन है, जिसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मेटल मिलेगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को कंप्लीट करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब हम इस इक्वेशन को पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, 1 मोल एल्यूमिनियम आयन को 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, जिससे 1 मोल एल्यूमिनियम बनेगा। ठीक है, तो 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, जिससे 1 मोल एल्यूमिनियम मिल रहा है। 1 मोल एल्यूमिनियम मीन्स मास कितना हो गया, तो मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम। ओके, तो इट मीन्स हमें बाहर से 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मीन्स 3f चार्ज, क्योंकि 1f मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मीन्स 3f चार्ज। तो 3f चार्ज फ्लो कराने पर हमें 27 ग्राम एल्यूमिनियम मिलेगा, जो कि एल्यूमिनियम का मोलार मास है। ओके, फिर देखो 3 इंटू वैल्यू ऑफ 1f कितनी, 96500, ये हो गया कूलाम में कन्वर्ट। तो 3 इंटू 96500 कूलाम चार्ज एक्सटर्नली फ्लो कराने पर हमें 27 ग्राम एल्यूमिनियम मिलेगा। ओके, तो बताओ 1 कूलाम चार्ज फ्लो कराने पर कितना ग्राम एल्यूमिनियम मिलेगा। तो यहां पर सिंपल से मैथमेटिक्स लगेगी, दैट इज 27 अपॉन 3 इंटू 96500 ग्राम एल्यूमिनियम, यही मिलेगा। फिर बताओ 1 कूलाम चार्ज से जितना मास ऑब्टेन होता है किसी सब्सटेंस का, तो वो मास क्या कहलाता है, तो अभी हमने डिस्कस किया था, वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये जितना भी मास आएगा वो मास एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। तो देखो यहाँ पर 1 कूलाम चार्ज के रिस्पेक्ट में हमने मास निकाला है, और 1 कूलाम चार्ज के रिस्पेक्ट में जो मास होता है वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो देखो तो ये मास क्या है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, दैट मीन्स ये है Z ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, तो हम Z का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो देखो यहां पर Z का फॉर्मूला होगा Z इक्वल्स टू 27 क्या है, एल्यूमिनियम का मोलर मास है, मोलार मास अपॉन, तो ये हो गया मोलर मास अपॉन 3 क्या है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी फैक्टर है, यहां पर वैलेंसी फैक्टर। ओके, और 96500 इसको ऐसे लिखने देते हैं अपन 96500। ओके, तो ये हो गया Z का फॉर्मूला, मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो Z इक्वल्स टू मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर दैट इज EW अपॉन 96500। तो ये है एक और फॉर्मूला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हो गए, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Z इक्वल्स टू दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, दैट मीन्स 96500 1F। ओके, चलिए, तो ये हुए फॉर्मूले इसके Z के। ओके, अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ की इक्वेशन बनाई थी उससे। ठीक है, तो यहां तक लिख लो फटाफट।
तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये रिलेशन कहाँ से आया, कैसे आया। और आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो या फिर लॉजिक से भी क्वेश्चंस बना सकते हो। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। ठीक है, तो हमने इनिशियल फॉर्मूला देखा Wg इक्वल्स टू, इट इज मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम इक्वल्स टू Z इनटू Q। इसको फर्दर एक्सपांड करेंगे तो Z इनटू Q मींस चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। ध्यान रखना करंट एम्पियर में होगा और टाइम इसमें रखना है, यहाँ पर सेकंड में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे सब्सटेंस का मास किसमें आएगा, ग्राम में आएगा। इसका ध्यान रखना। ठीक है, चलिए फिर ये हो गया Wg इक्वल्स टू ZIT, Z के तरीके से याद कर सकते हैं फॉर्मूले को। फिर Z का हमें पता है फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, Z इक्वल्स टू E अपॉन F इंटू I इंटू T। ओके, फिर देखो Wg अपॉन, इट मींस मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन EW इक्वल्स टू, EW को अपन इधर ले आते हैं तो Wg अपॉन EW बनेगा। तो Wg अपॉन EW दैट इज मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है। ये भी हमने सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस किया है। दैट मींस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, तो क्या आ रहा है यहाँ पर I इंटू T अपॉन F। ठीक है, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, NE दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I इंटू T अपॉन F। यहां तक क्लियर। चलिए फिर देखो और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो फिर से यहां से आगे बढ़ेंगे। Wg इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू F इंटू I इंटू T। ओके, तो mm को यहां लेके जाएंगे तो Wg अपॉन mm इक्वल्स टू I इंटू T अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू F। F का मतलब सभी को क्लियर है ना, 96500। वेट इन ग्राम दैट मींस मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास क्या कहलाता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू I इंटू T अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू F। तो ये एक और फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो हमें अगर मास निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ लगा सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं सब कुछ हमें पता है। टाइम यहाँ पर सेकंड में रखना है। ठीक है, तो ये है फॉर्मूलेस, तो इनको नोट कर लो और इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, या फिर लॉजिक पे बेस्ड भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो इतना नोट कर लो, फिर इस बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नोट कर लिए। अब देखो न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम obtained by the electrolysis of molten sodium chloride when 965 coulomb charge is flow through battery। ओके, तो हमें क्या बताना है,
कि सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर हमें सोडियम का कितना मास ऑब्टेन होगा अगर बाहर से 965 कूलम चार्ज फ्लो कराया गया। ठीक है, तो देखो इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले से बना सकते हैं और लॉजिक से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर लॉजिक से बनाएंगे अपन तो कैसे बनेगा, तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड में सोडियम किस फॉर्म में होंगे, Na+ आयन के फॉर्म में होंगे। तो Na+ आयन के रिडक्शन से बनेगा सोडियम मेटल। ओके, तो Na+ को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर अगर हम इस इक्वेशन को मोल की लैंग्वेज में पढ़ें तो क्या बनेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन और यहां पर 1 मोल सोडियम। ओके, तो देखो अगर हम मोल के टर्म्स में आंसर निकालेंगे तो उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। जैसे कि आप पहले से कन्वर्ट कर लो, 1 मोल सोडियम मीन्स 23 ग्राम। ठीक है, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मीन्स हमने कितना चार्ज फ्लो कराया, 1F चार्ज फ्लो कराया। तो 1F चार्ज फ्लो कराने पर अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराते हैं, 1F चार्ज फ्लो कराते हैं तो कितना सोडियम मिलेगा, 23 ग्राम सोडियम मिलेगा। अब 1F मीन्स 96500 कूलम, तो 96500 कूलम चार्ज फ्लो कराने पर मिल रहा है 23 ग्राम सोडियम। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 965 कूलम, तो कितने से कितना मिलेगा, सिंपल सी मैथमेटिक्स। तो 23/96500 इंटू 965, तो यहाँ पर आएगा ग्राम। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे आपको, तो सॉल्व करने पर 965 और ये 100 टाइम्स जाएगा, 23/100 दैट मीन्स 0.23 ग्राम। ये हो जाएगा आंसर। ओके, अब हम इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Wg इक्वल्स टू मोलर मास इंटू ये चार्ज के फॉर्म में चार्ज दिया क्वेश्चन में डायरेक्टली हम क्यू रखेंगे और करंट और टाइम दिया होगा तो हम I इंटू टी लगाते हैं वहां पे। अब हम बैलेंसिंग फैक्टर इंटू 1F दैट मीन्स 96500 और किसमें आता है, ग्राम में आता है। अब मोलर मास किसका, तो जिसका जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सोडियम पूछा गया है, तो सोडियम का मोलर मास 23 इंटू चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, ये है चार्ज, तो चार्ज कितना 965 ग्राम, 965 ग्राम अपॉन बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा सोडियम का, डिस्कस कर चुके हैं, 1 इंटू 96500 इक्वल्स टू, देखो वही इक्वेशन बन रही है। ठीक है, यहाँ पर आएगा 0.23 ग्राम। तो फॉर्मूले से भी आंसर आएगा और लॉजिक से भी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लो, फिर और भी क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, चेक करना सही की गलत है। तो देखो क्वेश्चन दिया है, बाय पासिंग 9.65 एम्पियर करंट फॉर 16 मिनट 40 सेकेंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट STP ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विल बी। ओके, तो देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है, वाटर मीन्स H2O, तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन गैस जो हमें मिलेगी, उस ऑक्सीजन गैस की अमाउंट बतानी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जब बाहर से 9.65 एम्पियर का करंट 16 मिनट 40 सेकेंड के लिए फ्लो कराया गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और वैसे अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती क्योंकि प्योर वाटर बैड कंडक्टर होता है, बट वाटर में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तब जाके वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ मान के चल रहा है कि वाटर में थोड़ी बहुत
इलेक्ट्रोलाइट या फिर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, एंड वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वाटर में प्रेजेंट है H+ आयन और OH- आयन। तो जब स्पेसिफिकली वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस की बात की जाती है तो कैटायन है H+, जिसका रिडक्शन होगा कैथोड पे और बनेगी हाइड्रोजन गैस, और नेगेटिव आयन है हाइड्रोक्साइड आयन, तो इनके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ओके। अब देखो करंट दिया हुआ है 9.65 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 16 मिनट 40 सेकेंड। तो हमें ये ओवरऑल सेकेंड में चाहिए टाइम। तो 16 मिनट मीन्स 16 इंटू 60, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड प्लस 40, ये आएगा सेकेंड में। ये कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 6 96, फिर इंटू 10 100, तो 960 प्लस 40 सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू 96 सॉरी कितना आएगा 1000 सेकेंड, ये आएगा टाइम। फिर वॉल्यूम बताना है ऑक्सीजन गैस का, तो हम क्या करें, फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला लगा देते हैं, तो फॉर्मूला हम अगर ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लेंगे तो उससे फिर वॉल्यूम निकल जाएगा। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, यहाँ पे Wg इक्वल्स टू मोलर मास, मोलर मास नीचे चला गया, यहाँ क्या बचा I इंटू T अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500 इक्वल्स टू, करंट दिया हुआ है 9.65 इंटू टाइम निकाला हमने 1000 सेकेंड अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि हाइड्रोक्साइड आयन के ऑक्सीडेशन से जब ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है तो उस वक्त ऑक्सीजन गैस की 1 मोल के रिस्पेक्ट में 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, या फिर 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं 1 मोल ऑक्सीजन को ऑक्टेन करने के लिए। तो ऑक्सीजन गैस का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 4 होता है। तो 4 इंटू 96500। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा उसको बना के देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, फिर 9.65 इंटू 10 दैट मीन्स 96.5 अपॉन 4 इंटू 965, तो ये डेसिमल हटाओगे तो अपॉन 10 हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल, क्या बचा 1/40, तो यह है मोल्स। ठीक है, हमें वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम निकालने के लिए फिर लगाओगे मोल कॉन्सेप्ट, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 1/40 इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम इन लीटर कितना रहेगा 22.4 अपॉन 40। अब इसको सॉल्व कर देखते हैं, तो ये आएगा, ये 40 को लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 10, ये 4 5 20 5 पॉइंट, फिर 2 4 5 6 24 5.6 अपॉन 10 दैट मीन्स 0.56 लीटर। ये आया आंसर, बट ऑप्शन में ml में दिया हुआ है, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, तो 0.56 इंटू 1000 ml इक्वल्स टू आ जाएगा 560। ठीक है, दो जीरो के लिए 56 गया डेसिमल, फिर 1 जीरो और आएगा, ये आएगा 560 ml, ये होगा आंसर। ठीक है, दैट मींस सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हम फटाफट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको को समझाना था, इस वजह से पूरा डिटेल में हमने सॉल्व किया इसको। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको फटाफट, फिर नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, अब इस क्वेश्चन बना के देखो। क्वेश्चन है 9.65 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
if electric charge is passed through fused anhydrous magnesium chloride, the magnesium metal thus obtained is completely converted into Grignard reagent. The number of moles of Grignard reagent obtained is. क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने पे थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है. इसमें आप लोगों को सिंपल से लॉजिक लगाने और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ये हमने क्लास 11 में पढ़ा है. ठीक है, तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX. ठीक है, इट इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको. अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम के कितने मोल्स हैं. तो अगर हम 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें तो 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 1 मोल मैग्नीशियम है. इट मींस हमें जितना मैग्नीशियम मिलेगा उसको हम कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में. ठीक है, तो जितना मोल मैग्नीशियम उतना ही मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, मैग्नीशियम के मोल्स निकालना है. और वो कैसे निकालेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है. तो क्वेश्चन में गिवन है 9.65 कूलम का चार्ज फ्लो कराया गया है. तो ये चार्ज है, दैट मींस कैपिटल Q. किसके थ्रू, या फिर किसमें, फ्यूज्ड एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड मींस मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड. मोल्टन, तो मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या क्या प्रेजेंट होगा, Mg2+ आयन और Cl- आयन. और हमें क्या ऑब्टेन करना है, मैग्नीशियम मेटल ऑब्टेन करना है. तो इट मींस मैग्नीशियम Mg2+ से ऑब्टेन होगा. इसकी सिंपल सी इक्वेशन Mg2+ + 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mg. ओके, या फिर हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. तो अगर फॉर्मूला लगाएं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू चार्ज. अभी चार्ज दे इसलिए हम चार्ज दे रहे हैं, I × T नहीं ले रहे. चार्ज अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू वैल्यू ऑफ F इक्वल्स टू. अब Q की वैल्यू है 9.65 अपॉन वैलेंसी फैक्टर मैग्नीशियम का देखो. तो मैग्नीशियम के 1 मोल ऑब्टेन करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन. तो कितने मोल, 2 मोल. तो वैलेंसी फैक्टर 2 इनटू फेराडे, 1 फेराडे की वैल्यू 96500. अब इसको सॉल्व करना है हमें और हमें आंसर मिल जाएगा. इसको सॉल्व करोगे तो 965 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 2 इंटू 965 इंटू 10⁻². इसको ब्रेक कर दिया आपने, है ना. फिर 965 कैंसल, 1/2 मीन्स 0.5 इंटू 10⁻², 10⁻2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, -2 -4 इक्वल्स टू, फिर 0.5 के टर्म्स में दिया हुआ है, 5 इंटू के टर्म्स में दिया हुआ है ऑप्शन में. तो 5 इंटू 10⁻, ये 5 इंटू 10⁻⁻1 -1 -4 -5. तो 5 इंटू 10⁻⁵ मोल. ये होगा आंसर. तो आंसर क्या आएगा, कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा थर्ड ऑप्शन. ठीक है, तो इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा. तो आज हमने सीखा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडेज फर्स्ट लॉ. ठीक है, तो आज के लिए इतना. बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे और फिर वेरियस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और नए टॉपिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना. बाकी फिर नेक्स्ट क्लास.